गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं सत्यम क्लासेस के पोर्टल पर। ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी सुविधा के लिए चलाई जा रही है और जिसमें आप अच्छे से क्लासेस को अटेंड करेंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। आज हम बात करते हैं एक सिलेबस के बारे में। 12th में क्या सिलेबस है इस बार का और किस प्रकार से हम उसकी स्टडी करेंगे और क्या क्या चीज़ हमारे सिलेबस में नोट किया गया है और उसी तरह से हम अपने आप को अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही कंसिस्टेंटली क्लास को अटेंड करें और रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेंगी, नोट्स मिलते रहेंगे। आप कंटिन्यू उसी तरह से जिस प्रकार से आप ऑफलाइन क्लास लिया करते थे उसी तरह से आपको ऑनलाइन में क्लास लेनी है। सत्यम क्लासेस का ये प्रयास है कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई इस कोविड-19 में भी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उसने आपके लिए ये चैनल्स ऑर्गेनाइज किया है सत्यम क्लासेस के नाम से। तो आप आज अच्छे से इस क्लास को अटेंड करें और उस चीज़ को जब क्लास आपको समझ में आए तब उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और अपनी स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कंटिन्यू करें। ओके, तो सिलेबस की हम बात करते हैं। क्लासेस में इंग्लिश क्लास में आप देखेंगे क्लास 12th में इंग्लिश सिलेबस में देखा इसमें फर्स्ट ही पेपर एक ही पेपर होगा जिसमें से दो पार्ट में आपकी डिवाइड होती है। एक पार्ट लिटरेचर पार्ट है और एक दूसरा है जनरल इंग्लिश पार्ट। इस लिटरेचर पार्ट में फ्लेमिंगो नाम से एक चैप्टर रखा गया है, उसमें से रीडर और पोएट्री को रखा गया है। ठीक है, ये अभी बुक्स आ जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होगी। और दूसरा पार्ट है सप्लीमेंट्री, ये बुक आने पर ही आपको देखा जाएगा। देखिए इसमें हम देखें जो रेगुलर क्लासेस हमारी मिलेंगी, इसमें जनरल इंग्लिश में सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और वोकैबलरी में 5 पार्ट्स में ये डिवाइड होती है, राइट। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगर हम बात करें तो इसमें आगे के नेक्स्ट चैप्टर में कंपोजिशन में आप एसे राइटिंग, एप्लीकेशंस लेटर्स, ट्रांसलेशन में इसमें एक ही ट्रांसलेशन पूछा जाएगा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, और अनसीन पैसेज। सिलेबस उसी अकॉर्डिंग है जैसे आपने 11th में ऐड किया था और ये सारे क्लासेस उसी तरह से आपको मिलेंगे जैसे आपको ऑफलाइन में मिल रहे थे। इसमें आपको बहुत कंसिडरेट से हो गए क्लास में लेने हैं और उसी तरह आपको फील होगा जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। ओके, सत्यम क्लासेस का प्रयास है कि आपका पढ़ाई कोविड-19 में भी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए रेगुलर क्लास को अटेंड करें और जैसे क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप उसे शेयर करें और मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम क्लास को लें तो पहली चैप्टर जो है उसको हम लिख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। ग्रामर पोर्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सिंथेसिस। बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज द सिंथेसिस? व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस है क्या? सिंथेसिस का वर्क क्या है? सिंथेसिस एक प्रकार से हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर अगर हम देना चाहते हैं क्लास में, जो लिटरेरी टर्म्स में इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ाते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में हम पढ़ाते समय जो लॉन्ग आंसर देते हैं या शॉर्ट आंसर देते हैं उसमें बहुत ही हमारी मदद करता है। तो सिंथेसिस हमें एक प्रकार से हेल्प करने का एक मीडिएटर है, का काम करता है। इंग्लिश को हम किस प्रकार से इम्प्रूव करें उस तरह से हमें ये हेल्प करता है। तो सिंथेसिस है क्या? इसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो कंबाइन कह सकते हैं। कंबाइन द सेपरेट सेंटेंस, सेपरेट सेंटेंस। सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करना, इट मींस ज्वाइन करना, जोड़ना। तो शॉर्ट में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ज्वाइन द सेपरेट सेंटेंस एंड मेक अ न्यू सेंटेंस। तो डेफिनेशंस की बनती है कि सिंथेसिस इज द प्रोसेस of
मेकिंग a new sentence, it is called synthesis. Here new sentence, यहां बात करें तो ये न्यू सेंटेंस है क्या? व्हाट इज न्यू सेंटेंस? सिंथेसिस इंडिकेट करता है न्यू सेंटेंस की ओर, कि हम नए सेंटेंस को बनाएं। और नए सेंटेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू सेंटेंस? तो न्यू सेंटेंस मीन्स यहां पर 3 टाइप के सेंटेंस की हम बात करते हैं। अर्थात सिंथेसिस कहता है कि न्यू सेंटेंस बनाने का मतलब होता है 3 तरह के सेंटेंस को बनाना: सिंपल, कॉम्प्लेक्स and compound. सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये हमें सिंथेसिस सिखाता है। सिंथेसिस एक प्रकार से हमें डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को जोड़ना हमें सिखाता है, और जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना या कॉम्प्लेक्स बना देना या उसे कंपाउंड बना देना, ये हमें बताता है। तो ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम पहले ये जानें कि सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या रूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के क्या रूल्स हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के क्या रूल्स हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि इस तरह से सेंटेंस को बनाने में सबसे जरूरी हमारे लिए जो है कि पहले तो इसके हम पूरे भाव को अपने माइंड में रखें। जब फुल मीनिंग हम जान रहे होते हैं सिंथेसिस की, तो हमें इसको बनाने में बहुत आसान हो जाता है, सबसे इजी हो जाता है कि हम सिंथेसिस को किस प्रकार से न्यू कन्वर्ट में कन्वर्ट करें, कि नए रूप में कैसे इसको बदल दें। तो यहां पर आपको देखेंगे, अगर एक हम बात करें हिंदी में, तो सिंथेसिस का एक अर्थ होता है संश्लेषण। संश्लेषण आपने साइंस में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स चीजें वृक्ष ग्रहण करता है, पेड़ ग्रहण करता है, जिसमें से सूर्य की रोशनी मिलती है, जल मिलता है, नाइट्रोजन मिलती है, उसके मिलकर को अपने भोजन बनाता है, और फिर वह ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो यहाँ बहुत चीजें मिलकर के वो चीज बनी। उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के सेंटेंस दिए जाएंगे, और उनको ज्वाइन करना, उनको कंबाइन करना, अगर कंबाइन करना ही संश्लेषण है, कंबाइन करना ही सिंथेसिस है। और जो नई चीज बनकर के तैयार होती है, जैसे वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, तो जो नई चीज उसे हमें प्रदान किया, उसने ऑक्सीजन प्रदान किया, और यहां पर नई चीज क्या प्रदान कर रहा है? सिंपल सेंटेंस। नई चीज क्या प्रदान कर रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नई चीज प्रदान कर रहा है कंपाउंड सेंटेंस। राइट? तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बना रहे हैं। देखिए, इनको बनाने के लिए सबसे जरूरी है, अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस को, है ना, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे जरूरी है वो है रूल्स। और रूल्स के साथ साथ हमें क्लॉजेस की जरूरत पड़ती है, उपवाक्य जिसे बोलते हो। तो सबसे पहले इसको अगर हम हिंदी में देखने चाहिए तो इसको हम बोल सकते हैं साधारण वाक्य। इसे हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य, और ये बोलते हैं संयुक्त वाक्य। राइट? संयुक्त वाक्य। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन इनको बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है वो है हमारा क्लॉज। अगर हम क्लॉज को जानें, क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य। क्लॉज क्या है? क्लॉज इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस, इट इज टू हेल्प टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्लॉज अपने में पूर्ण नहीं है, लेकिन एक पूर्ण करने के लिए हेल्प करने का प्रदान करता है। इसमें भी हमारा क्लॉज भी एक प्रकार का सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑल्सो, बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो दो क्लॉजेस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना, अर्थात ये क्लॉजेस जो हैं अपने आप में एक सिंपल सेंटेंसेस हैं।
तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, तो उसमें हमें इन क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस हमारी तीन तरह की फिर हो जाती हैं, थ्री टाइप्स की हो जाती हैं। तो पहली क्लास हमारी है प्रिंसिपल क्लास। दूसरी हमारी है सबऑर्डिनेट क्लास। और तीसरी है कोऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में तो इसे हम बोलते हैं स्वतंत्र उपवाक्य, या इसे हम प्रधान उपवाक्य भी कह सकते हैं। प्रधान उपवाक्य, ठीक है, प्रधान उपवाक्य। और इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, और इसको बोलते हैं समानपदीय उपवाक्य। राइट, समानपदीय उपवाक्य। तो ये सेंटेंस जो होते हैं, ये क्लासेस तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये नए सेंटेंस को बनाने में आपकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है कि हम इसको किस प्रकार से ऐड करें कि हम नए सेंटेंस को निर्माण कर पाएं। तो यहां ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास एक ऐसी क्लास है जो कॉमन क्लास कहलाती है। इसको हम बोल सकते हैं कॉमन क्लास भी, कॉमन क्लास। अर्थात ये क्लास सब में यूज की जाएगी, चाहे वो सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, अर्थात चाहे हमको कॉम्प्लेक्स बनाना हो, कंपाउंड बनाना हो, इन सब में हमें ये प्रिंसिपल क्लास लगेगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप इफ वांट टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस you should use subordinate class. If you want make compound sentence you should use coordinate class. आप समझ रहे हैं, इसको ध्यान समझिए बेटा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी होगी हमें कोऑर्डिनेट क्लास, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जरूरी होगी सबऑर्डिनेट क्लास। और ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है, ये सब में आपको यूज करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्लास के लिए जब हम बनाएंगे, अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं या सिंपल बनाना चाहते हैं, तो पहले हम सिंपल समझ लें। सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो पहले हम पीसी को लेंगे। पीसी का मतलब है हमारा प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास में जैसे ही सेंस अकॉर्डिंग हम यहाँ रूल्स को ऐड करें, रूल्स को हम जैसे ऐड करेंगे तो वो हमारा सिंपल बन जाता है। लेकिन जैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी हमने प्रिंसिपल क्लास लिया, और प्रिंसिपल क्लास में जैसे हम इसमें सबऑर्डिनेट क्लास जोड़ेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास मिक्स करेंगे, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जैसे इसमें हम कंपाउंड को करेंगे, तो प्रिंसिपल क्लास में जैसे हम कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ेंगे, तो वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर्स को मान लें या इसे फार्मूला मान लें, कि इसको आप दोनों में से कुछ मान सकते हैं। अगर आप उसको फार्मूला मानते हैं लाइक द मैथ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल क्लास में सबऑर्डिनेट क्लास जोड़नी है, कंपाउंड बनाने के लिए प्रिंसिपल क्लास में कोऑर्डिनेट क्लास जोड़नी है, और सिंपल बनाने के लिए प्रिंसिपल क्लास में रूल्स जोड़ने हैं। यहां पर रूल्स पर क्या बात करते हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि इसमें हम पहले जाने कि दिए गए सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास क्या है। द फर्स्ट सेंटेंस इज द लीड गिवन ऑन द अदर सेंटेंस। जो सेंटेंस लीड कर रहा हो अन्य सेंटेंसेस को, वो सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लास कहलाता है। जैसे कि 2 सेंटेंस दिए गए, 3 सेंटेंस दिए गए, 4 सेंटेंस दिए गए, उसमें से ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास
मतलब जिसे बोला गया कॉमन क्लास कह दिया गया, तो प्रिंसिपल क्लास एक स्वतंत्र वाक्य होता है और ये संकेत देता है कि वह हर एक कार्य को करने के लिए पहले ही वो सक्षम है। इट मीन्स कैपेबिलिटी हैज दैट इज द फॉलो ऑल द रूल्स एंड डिपेंड ऑन द सेंस, राइट। जो सेंस हमें दिए गए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस। अब जैसे अभी कॉम्प्लेक्स था, कंपाउंड था, ये जैसे स्टेप आएगा कॉम्प्लेक्स को आप कॉम्प्लेक्स यहां सीखेंगे, कंपाउंड स्टेप था कंपाउंड आप सीखेंगे। तो अभी आपको कंसिडर करना है हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस, कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तो यहां पर आप देखें फर्स्ट स्टेप है टू मेक सिंपल सेंटेंस by using participle इसे हम फर्स्ट कह सकते हैं। सेकंड हमारा है by using case in apposition, इसे फ्रेज इन अपोजिशन भी कहा जाता है, इसे हम फ्रेज इन अपोजिशन भी बोलते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन भी कहा जाता है। तीसरा है थर्ड बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फोर्थ होता है बाय यूजिंग जीरंड बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, सिक्स ग्रुप में आता है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, सेवेंथ है बाय यूजिंग एडवर्ब, इसमें बेटा यूजिंग लगा हुआ है, इसमें एक कॉमन लगा गया है। और ये 8th नंबर पे है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। ये इतने रूल में हैं, इन रूल के अकॉर्डिंग ही हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस का हमें सेंस दिया गया होता है बारी बारी से हम देख रहे होते हैं, और उन सेंटेंस के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हम इस सेंटेंस को किस प्रकार से देखें और बनाएं। तो इसमें ये जो हमारे इंडिकेशन हैं, ये इंडिकेशन हमें इंडिकेट करता है कि हम किस प्रकार से समझें कि ये रूल यहाँ पर यूज किया जाएगा। सबसे जरूरी है, इट इज सो इंपॉर्टेंट हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बिफोर कंबाइन द सेंटेंस। यू शुड नो अबाउट द इंडिकेशन गिवन द सेंटेंस की जो इंडिकेशंस होंगे वो हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपल लगाना है, यहाँ पर केस इन अपोजिशन यूज करना है, यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करना है, यहाँ पे कंजक्शन ऐड करना है। इट मींस सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये हमारे सबसे जरूरी सेंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंस। ये सेंस हमें इंडिकेट करते हैं, सेंस हम जो पढ़ लेते हैं तो सेंस हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पर ये रूल हमें यहाँ यूज करने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो हम बात करते हैं आज अब पार्टिसिपल के बारे में। तो पार्टिसिपल के द्वारा हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो आप डालेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल बनाना है।
पार्टिसिपल में आप देखना है, ये पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा होता है परफेक्ट पार्ट, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हम कह सकते हैं काइंड्स, ये काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक पार्ट ऑफ द पार्ट्स है, पार्टिसिपल है, ये पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट के, इट इज द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट पार्ट्स में ये 3 तरह के आते हैं, जिसमें से आप एक पहला पढ़ ही रहे हो, तो पार्टिसिपल इसके 3 पार्ट में होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले को पार्टिसिपल कहते हैं, दूसरे को जीरन कहते हैं, जीरन, एंड थर्ड इन्फिनिटिव, राइट, इन्फिनिटिव। यहां पे 3 पार्ट्स डिवाइड होता है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल का पार्ट है, और ये पार्टिसिपल, जीरन और इन्फिनिटिव ये रियल में नॉन फाइनाइट का पार्ट है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है। तो यहां पे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट क्या होता है, इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब के 2 पार्ट हो जाते हैं, वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। अगर हम बात करें तो वर्ब को 2 पार्ट डिवाइड कर दिया जाता है, वर्ब को एक पार्ट नॉन फाइनाइट होता है और दूसरा होता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट। अब अगर एग्जांपल्स में हम समझें तो यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में क्या होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर एक सेंटेंस दें एग्जांपल में, जैसे देखा कि आपने कहा कि आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा इन्फिनिटिव है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन फाइनाइट का पार्ट है, नॉन फाइनाइट। और ये हमारा जो है ये सेंटेंस है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब का है। तो नॉन फाइनाइट क्या है और फाइनाइट क्या है? फाइनाइट वर्ब जो होती है पूरे सेंटेंस में अपना वर्क करती है, पूरा सेंटेंस इसी पे डिपेंड होता है। और नॉन फाइनाइट जो होता है अगर उसे हटा दिया जाए तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मीनिंग बनी रहती है। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट और फाइनाइट ये होती हैं। तो ये सेंटेंस आपको देखेंगे अब बनेगा, लेकिन अब हम बात करते हैं डायरेक्ट आकर सेंटेंस पे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें आपको देखना है कि सेंटेंस जो दिया जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की एकमात्र पहचान होती है ये सडनली वर्ब को इंडिकेट करती है, वर्तमान की सेंटेंस को इंडिकेट करती है, वर्तमान की घटनाओं को इंडिकेट करती है। कोई भी चीज प्रेजेंटली हो रहा हो तो वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। तो सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है, टू मेक सिंपल, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी होगा कि हम पहले समझें कि यहां पर कौन सा रूल लगेगा। तो एक चीज हम एग्जांपल देते हैं, जैसे सेंटेंस में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए सबसे जरूरी है कि हम
पहला स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें और साथ में ऑब्जेक्ट लगा दें, फिर आरपीएस को हम यूज करें, तो यहां पहले समझना होगा ये आरपीएस क्या है। इसको हम बोलते हैं रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट इसमें मर्ज रहता है, सब्जेक्ट में मर्ज होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मर्ज रहता है। तो ये सेंटेंस हमारा, ये हमारा फार्मूला होता है किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो जैसे गिवन सेंटेंस है, एग्जांपल अगर हम देखें कि राम सा अ डेंजर, सा अ डेंजर, he changed his plan। ठीक है, अब ये सेंटेंस ऐसे आ गया और कह रहा है कि इसको आपको सिंपल बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हम यूज करेंगे सेंटेंस को बनाते समय कि ये देखना है कि हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेंटेंस को रीड करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये संकेत देता है कि यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो और इससे रीड करने पे ये लगे कि दूसरा काम पहले के कारण हो रहा हो। तो आप देख सकते हो कि राम सा अ डेंजर, राम ने खतरे को देखा। ही चेंज हिज प्लान, उसने अपनी योजना को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो उसने जो अपनी योजना को बदला है, चेंज किया है, वो एक दूसरा काम हो गया। और बदला क्यों है? पहले पर कारण। पहला है उसने खतरे को महसूस किया, ही फेल्ट द डेंजर, उसने खतरे को देखा, तब उसने अपनी योजना बदल दी। अगर दूसरा काम पहले के कारण हो रहा है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाया जाएगा। यहाँ they have to make a simple sentence by using present participle। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम कैसे लगाएंगे? यदि सेंटेंस, रूल है कि यदि सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, सेकेंड वर्क, सेकेंड काम फर्स्ट के कारण हो रहा है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें क्या होता है, तो हम इसमें स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, फार्मूला। तो जो काम पहले समाप्त हो रहा होगा उसमें आप देखेंगे उसकी फर्स्ट वर्ब फॉर्म आप ले लेंगे। तो ये हमारा सेकंड वर्ब है और ये हमारा सेकंड वर्ब है, और इसको हमें फर्स्ट वर्ब में बदलना है। तो फार्मूले को अगर हम फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सी, 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 और इसमें फिर हमने क्या लगाया? आईएनजी ऐड कर दिया, फिर हमने इसमें आईएनजी लगा दिया, सीइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका डेंजर, तो आप यहां लगा दिया अ डेंजर, अ डेंजर, राइट। फिर आपने क्या किया? इसमें कॉमा यूज किया कि कॉमा यहां बता रहा है, और फिर आपने यहां आरपीएस यूज किया। आरपीएस ने बताया कि रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का शेष भाग। तो इन दो सेंटेंस में वाक्य क्या बचा? ही चेंज हिज प्लान बचा है, और दूसरा ये राम बचा है। तो यहां पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट मर्ज। अब इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, एक नॉमिनेटिव है, एक हमारा प्रोनाउंस का है, ये सब्जेक्टिव है। जब नाम को यूज कर रहे होते हैं तो नाउन रूप में होता है, तो इस नाउन को हमें यूज करना है, ना कि प्रोनाउन को। तो हम इस राम को ही जहां पे यूज करें और ही का यूज हम नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम चेंज्ड, राम चेंज्ड हिज प्लान। ये सेंटेंस हमारा बनकर के तैयार हुआ, और ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमारे बनकर के तैयार हो गया कि सीइंग अ डेंजर राम चेंज हिज प्लान। तो यहां आपको देखना है कि सेंटेंस को बनाते समय ये आपको गौर करना है कि दिए गए वाक्यों में, दिए गए सेंटेंस में सबसे जरूरी है आप उसकी मीनिंग को समझें। मीनिंग में ये ध्यान रखना है कि दो सेंटेंस दिए गए हैं, अगर दूसरा सेंटेंस, दूसरा कार्य पहले के कारण हो रहा हो, सबसे सरल पहचान है कि दूसरा काम पहले कारण हो रहा हो तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बनाया जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सबसे मुख्य हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये है, V1 ING प्लस ON RPS। तो इसमें आपको देखना है कि दो सेंटेंस हैं, उस सेंटेंस के द्वारा आपने सेंटेंस को बनाया है। तो इसको आपको देखना है,
एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, उसके द्वारा बना के देखते हैं। जिससे सेंटेंस दिया गया, he turned in the left, he turned in left side, in the left. He turned in the left, in the left side, he reached the temple. ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि दूसरा काम सेकंड वर्क है कि ही रीच द टेम्पल, टेम्पल पहुंच गया। तो पहले वो टर्न बाएं मुड़ा, तो ये हमारा पहला काम हुआ। दूसरा काम ये हुआ, ये रीच द टेम्पल, वो टेम्पल पहुंच गया। तो ये सेकंड वर्क है। इस सेकंड वर्क में सेकंड वर्क जो हो रहा है ये पहले कारण हो रहा हो। तो यहां पर जब आप इसको चेंज करेंगे तो इस सेंटेंस को हमको V1 बदलना है। तो क्या हो जाएगा, टर्निंग the left side, he reached the temple। तो ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, सिंपल बन गया। तो टर्निंग इन द लेफ्ट साइड, ही रीच्ड द टेम्पल। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इस तरह से सेंटेंस को आपको देखना है कि अगर इसको हम देखें बारी बारी से, तो ये बारी बारी से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर और देखें, इसमें एक सेंटेंस और आता है कि अक्सर देखा जाता है कि सेंटेंस को बनाते समय विशेष तौर पर स्पेशली इसमें कुछ और नियम होते हैं, रूल्स। तो इसमें एक स्टेप और आता है कि वर्ड टू बी का, अगर कोई सेंटेंस दूसरे स्ट्रक्चर्स होता है कि अगर वर्ड टू बी से जुड़ा हुआ सेंटेंस हो, तो उसमें हम ध्यान देते हैं कि बी का फार्मूला यूज करते हैं। तो बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड आरपीएस, इसको हम कहां से लगाते हैं, इस पे अगर दिए गए सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस वर्ड टू बी का है, कोई एक सेंटेंस वर्ड टू बी का है, तो वो दे सकते हैं। तो पहले हम वर्ड टू बी समझ लें। तो यहां पर ये बी वर्ब होती है, इसमें 5 वर्ब्स निकलती हैं, 5 वर्ड निकलती हैं, इज, एम, आर, was and were, right? is, am, or was and were, right? तो अगर दिए गए सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस एक वर्ड टू बी का है और दूसरा सेंटेंस नॉर्मल है, तो अब इस सेंटेंस को कैसे हम कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो इसमें जो हमारा इंडिकेशन होगा वो फर्स्ट तरह होगा। इंडिकेशन क्या, जो इंडिकेट करता है, जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेकेंड वर्क फर्स्ट वर्क के कारण हो रहा हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेंटेंस में, एग्जांपल में आप समझें तो ये हो सकता है कि अ हंटर was hungry, a hunter was hungry, or he ate his food in the forest। आगे बढ़ा सकते हो इसको, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, शिकारी फॉरेस्ट में ही होते हैं। तो यहां पर एक फॉरेस्ट की घटना है कि एक हंटर वॉज हंग्री, एक शिकारी भूखा था, और ही एट हिज फूड इन द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट में अपने भोजन को खा लिया। तो यहां पे समझना है, दो सेंटेंस में आपने देखा कि सेकेंड वर्क फर्स्ट वर्क के कारण हो रहा है, सेकेंड वर्क फर्स्ट वर्क कारण हो रहा है, तो लक्षण वही दिख रहा है। कैरेक्टरिस्टिक जो हमें शो कर रही है, जो इंडिकेशन शो कर रहा है, वो यही शो कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर्स बनेगा तो वही रहेगा फर्स्ट वाला। लेकिन वहां पर जो V1 ING था, इस V1 ING प्लस O और RPS जो था,
तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हमें V1 ing को यहाँ पे यूज करना है। तो V1 के जहां पे हमने क्या यूज किया, बी, और बी मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, 5 वर्ड्स निकलती हैं, 5 वर्ड्स के एंड कर देंगे। ओके, तो इसमें देखना है कि हमें ये आपको समझना है कि 5 वर्ड्स हमारी होती है, एज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। तो ये 5 वर्ब हमारी वर्ड टू भी कहलाती हैं। तो ये वर्ब को हम V1 मान लेते हैं, और दूसरे हमारा जो हमारा V2 होता है, तो ये हमारा V1 हो गया, और V2 में हम बीन आ जाते हैं, और फिर V3 में हम बीन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बीन बीन ये सब बी की ही वो फॉर्म है। तो यहां पर बी की हमें ये वर्ब्स होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। जब हम इसको सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर हम वाज में तो आईएनजी लगा नहीं सकते, कि वाज में कभी आपने सुना होगा कि वाज में आईएनजी लग गया, वाजिंग, इजिंग, एमिंग, आरिंग, ऐसा होता नहीं है। तो हमें इस पूरे सेंटेंस को बी मान लिया, तो इसको हमने बी ले लिया। अब बी में फिर हमने आईएनजी लगाया अकॉर्डिंग टू रूल। ऑब्जेक्ट हमारा हंगरी है, तो लिख दिया हंगरी, कॉमा लगा। अब ये हंटर को हम ही के स्थान पर यूज करेंगे, तो ये सब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा। तो क्या बनेगा, a hunter ate his food in the forest। ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया। इसमें बेटा ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय जो हमें स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं उनको हमें ध्यान देना है। इसमें यही चीज है कि अगर बी वर्ब के कोई सेंटेंस आ जाता है, बी में मतलब इज, एम, आर, वाज, वर में, तो उसको हम बी को फर्स्ट फॉर्म मानेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म में मान के उसमें एंज लगाएंगे, क्योंकि अब इसको हम यहां बना दिया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, और ये जो हंटर है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर दो प्रोनाउन यूज किए गए, ही या सी, तो उसमें से एक आएगा। लेकिन अगर कोई एक नाम दिया गया है और एक प्रोनाउन दिया गया है, तो प्रोनाउन को हम लेस करेंगे और नेम को यूज करेंगे, राइट। उस नेम को यूज करके ही आरपीएस के रूप में रखा जाता है, मतलब मेन सब्जेक्ट को हमें इंडिकेट करना होगा जो दिए है सेंटेंस में होता है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, बीइंग हंग्री अ हंटर एट हिज फूड इन द फॉरेस्ट। ओके, तो ये सेंटेंस आपको दिए गए आपके सामने, इसी बेस पर आप एक्सरसाइज करिएगा। इसी बेस पर आपके बुक्स में कुछ एक्सरसाइज दी गई होंगी बेस्ड ऑन प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही सेंटेंस बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को कैसे यूज करके सिंपल बनाते हैं, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज से कैसे हम सिंपल बनाते हैं, इसी तरह एक्सेट्रा करके हम और नियम पे बात करेंगे। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इस सेंटेंस को, एक्सरसाइजेस को पढ़िए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, उनको बताएं कि सत्यम क्लासेस आपकी सुविधा के लिए, आपके बेनिफिट के लिए उसने क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें और आपकी कोविड-19 में अर्थात कोरोना काल में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। सत्यम क्लासेस की आपका प्रयास है। थैंक यू सो मच।